नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवां चैनल में मैं बिंदु साधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मालती जोशी जी की एक कहानी वो तेरा घर ये मेरा घर लेके आई हूँ। आज खाने की मेज पर अरसे बाद पिंकी चहक रही थी। पीएमटी की परीक्षा आनंद संपन्न हो जाने से वातावरण हल्का हो गया था। इतने दिनों तक एक तनाव व्याप्त था, घर पर भी और बच्चों के मन पर भी। प्रसन्ना का सेकेंड ईयर सेमेस्टर तो परसों ही समाप्त हो गया। आज पिंकी भी फ्री हो गई। अब रिजल्ट की चिंता कुछ दिनों के लिए मुलतवी रखकर आज़ादी का जश्न मनाया जा सकता था। खाने की मेज पर उसी की प्लानिंग चल रही थी। तरह तरह के सुझाव और तरह तरह की फरमाइशें। मिस्टर प्रसाद ने बच्चों के उत्साह पर ब्रेक लगाते हुए कहा, तुम लोग शायद भूल रहे हो कि पापा के ऑफिस में समर वेकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आप आराम से घर पर बैठे रहिए। बच्चों की माँ ने तो न कर कहा, लेकिन मैं 10-15 दिन के लिए कहीं ज़रूर जाऊंगी। आप तो दफ्तर के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। इन दोनों की टेंशन मैंने अकेली झेली है। आई नीड अ चेंज बैडली। मैं सोच रहा था, मिस्टर प्रसाद ने झिझकते हुए कहा और चुप हो गए। क्या सोच रहे थे आप? अब कह भी डालिए। यही कि शनिवार इतवार सागर जाकर बाबूजी को लिवा लाता हूँ। ओ नो, बच्चों ने कोरस में कहा, तो माँ ने उन्हें आंखों से डपट दिया और बोली, इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है, उन्हें गए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। इतने दिन वे बेटे के यहाँ कभी नहीं रहे हैं। क्या पापा, आप भी बेटा बेटी करने लगे? ये सब फिजूल की बातें हैं। अपने लिए होगी, पर बाबूजी तो पुराने ढर्रे के व्यक्ति हैं। उनके लिए ये बातें बहुत महत्व रखती है। अब इस उम्र में ये आशा करना कि वे अपनी सोच बदल देंगे, बेकार है। ये तो ठीक है कि माया की स्वतंत्र गृहस्थी है, इसीलिए वे 2 महीने वहाँ टिक गए। छाया के यहाँ तो उनके सास ससुर जेठ देवरों के बीच वे 2 दिन भी नहीं रह पाते। बच्चों ने फिर बहस नहीं की, चुपचाप खाकर उठ गए। पत्नी ने टेबल समेटते हुए पूछा, सुनिए, क्या इसी हफ्ते जाना बहुत ज़रूरी है? वे प्रश्नार्थक नज़रों से पत्नी को देखते रहे। नहीं, मैं सोच रही थी बच्चे थोड़ा रिलैक्स कर लेते। अभी अभी तो बेचारे फ्री हुए हैं। बच्चों को रिलैक्स होने के लिए कौन मना कर रहा है? आप समझ नहीं रहे हैं। बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो थोड़ा बंधन हो ही जाता है। बच्चों के हंसने बोलने पर, खाने पीने पर बंदिश लग ही जाती है। तो तुम चाहती हो बाबूजी को वहीं रहने दूं? उनका स्वर थोड़ा तल्ख था। पत्नी ने नरमाई से कहा, नहीं, मेरा मतलब था 8-10 दिन और सही, फिर तो हमें को। वह तय नहीं कर पा रही थी कि झेलना कहे या भुगतना। पति की नाराजगी के डर से उन्होंने वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। पर कई बार अनकहे शब्द भी बहुत कुछ कह जाते हैं। मिस्टर प्रसाद भी उन अनकहे शब्दों को भली भांति पढ़ गए। उन्हें वितृष्णा और खीज हो आई। अपने आप में वे पहली बार इतना निरुपाय अनुभव कर रहे थे। कितनी हसरत से, कितनी उमंग से वे बाबूजी को यहाँ लाए थे। यूं तो माँ की मृत्यु के बाद ही उन्हें लाने का मन था, पर साल भर तक बाबूजी वहाँ से हिलने को राजी ही नहीं हुए। प्रसाद भी दौड़ दौड़ कर वहाँ जाते रहे, बाबूजी की खोज खबर लेते रहे। हर बार बाबूजी पहले से ज़्यादा थके हुए, टूटे हुए नजर आए। ये स्वाभाविक भी था। 40-45 साल का एकाएक साथ छूट जाना, आदमी टूट ही जाता है। फिर बाबूजी के मित्र भी कहने लगे, बेटा, अब अपने पिता को अपने पास ही रखो। बुढ़ापे का शरीर है, देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। माँ की बरसी के बाद बाबूजी की एक नहीं सुनी गई। जिद करके वे लोग उन्हें अपने साथ भोपाल ले आए। बेटे के साथ बहू और बच्चों ने भी बहुत मनाहार की थी, तभी वे राजी हुए थे। पर बहुत ही जल्दी एहसास हो गया कि स्वागत का ये भाव धीरे धीरे तिरोहित होने लगा है। यूँ तो बाबूजी बहुत शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनकी ज़रूरतें भी बहुत थोड़ी है। इधर उधर दखल अंदाजी करने की आदत भी नहीं है। फिर भी वे हाड़ मांस के जीव तो है। घर में उनकी उपस्थिति महसूस की ही जाती है। सबसे बड़ी समस्या थी सोने की। इससे पहले बाबूजी जब भी आए, माँ साथ में होती थी। वे दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेते। 8-10 दिन की बात होती थी, कुछ न कुछ व्यवस्था हो ही जाती। थोड़ी बहुत असुविधा किसी को नहीं अखरती। बच्चे छोटे थे, वे दादा दादी के साथ खुशी से एडजस्ट हो जाते। बल्कि तब तो वे दोनों में से होड़ लगी रहती कि कौन उनके पास सोएगा। पर अब स्थितियां बदल गई है।
बच्चे बड़े हो गए थे। दोनों के पास अपने स्वतंत्र कमरे थे। तीसरा प्रसाद दंपति का था। कुछ दिन पिंकी माँ के पास सोई और प्रसाद जी पिताजी के साथ उनके कमरे में, पर यह व्यवस्था स्थायी हो नहीं सकती थी। तो जवान होती बिटिया के कमरे में बाबूजी का सोना भी अच्छा नहीं था। उन्हें रात देर तक जागकर पढ़ने की आदत थी। उनका स्टोरियो भी हरदम बजता रहता था। दीवार पर कई ऐसे पोस्टर थे जिन्हें बाबूजी की नज़रों से बचाना जरूरी था। अंततः बाबूजी की व्यवस्था हॉल में की गई। 3 बेडरूम वाले घर में भी बाबूजी के लिए निरापद बस यही स्थान था। वे दीवान पर आराम से सो जाते थे, पर उनके पास उनका पानी, दवाई, टोपी, मफलर, टॉर्च, जूते, चश्मा सभी रखे रहते थे। सुबह नौकर के आने तक बाहर का कमरा बाहर वालों के बैठने योग्य नहीं रहता। सबसे बड़ी समस्या थी टॉयलेट की। बुढ़ापे के कारण रात में कई बार उठना पड़ता था, सो पप्पू के कमरे का ही आश्रय लेना पड़ता। सुबह उन्हें जल्दी उठने की आदत थी। रात भर जागा हुआ प्रसन्ना सुबह सुबह उनके मुख प्रशालन से खींच उठता था। एक स्थिति आई कि बाबूजी बच्चों के लिए अझेल हो गए। अझेल शब्द भी बच्चों का ही गढ़ा हुआ था, जो प्रसाद जी को बहुत चुभा था। फिर भी उन्होंने छोटी बहन को चुपचाप पत्र लिखा, कुछ दिनों के लिए बाबूजी को ले जाए। बच्चों की परीक्षा के बाद वे खुद उन्हें लिवा लेंगे। अब परीक्षा भी समाप्त हो गई है, पर लगता है घर अभी भी मानसिक रूप से बाबूजी के पुनरागमन के लिए तैयार नहीं है। मिसेस प्रसाद देर तक टीवी देखती है, सुबह देर से उठती है, 12 बजे तक नहाती है। हफ्ते में 2-3 दिन उनकी मालिश वाली आती है। हर 15वें दिन मेहंदी वाली आती थी। हर तीसरे दिन उनकी किटी पार्टी होती थी। बाबूजी के रहते वे सारे काम सहजता से नहीं हो पाते थे। पिंकी को सहेलियों के साथ बाहर घूमने का शौक था। हर तीसरे दिन वे लोग पिक्चर देखने जाते। प्रसन्ना का तो टाइम टेबल ही नहीं था। दोस्तों का जमघट हमेशा उसे घेरे रहता। बाबूजी के रहते ये गतिविधियां भी थोड़ी धीमी हो जाती थी। फिर सारे परिवार को बाहर खाने का शौक था। बाबूजी साथ जाते नहीं थे। उनके लिए घर पर पूरा सरंजाम करके जाना पड़ता था। बाहर जाने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता। प्रसाद जी घर वालों को न समझते हो ऐसा नहीं है, पर उस कारण बाबूजी को हमेशा के लिए माया के यहाँ तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। पत्नी सास बहू के सीरियल देखने में व्यस्त थी। मौके का फायदा उठाकर उन्होंने माया को फोन लगाया। वे हर 10-15 दिन बाद बाबूजी को फोन करके उनकी कुशल क्षेम पूछ लेते हैं, पर उन्होंने बाबूजी से कभी बात नहीं की। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने आने की जिद पकड़ ली तो वे मना नहीं कर पाएंगे। फोन माया के पति सुरेश ने उठाया। कुशल क्षेम के बाद प्रसाद जी ने कहा, मैं अगले रविवार को आ रहा हूँ, बाबूजी से कहिए तैयार रहें। भाई साहब, आपको माया ने बताया नहीं क्या? बाबूजी तो कब के चले गए। चले गए? कहाँ? उन्हें लगा कि आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई है। उन्होंने चोर नजरों से पत्नी की ओर देखा। वह सीरियल में खोई हुई थी। उन्होंने अपनी आवाज तथा शक्ति धीमी करते हुए कहा, कहाँ चले गए? अपने घर जोरा, मैं खुद ही तो छोड़कर आया हूँ। हाँ, शायद बाबूजी ने मना किया था, इसीलिए माया ने आपको नहीं बताया होगा। वे कुछ देर तक स्तंभ रह गए। आप ज्यादा परेशान ना हो भाई साहब, वे पुराने लोग हैं ना, दूसरी जगह एडजस्ट नहीं हो पाते। उन्हें अपना ही घर अच्छा लगता है। उस रात वे जरा भी नहीं सो सके। पता नहीं कैसे कैसे विचार आते रहे। मुश्किल तो यह थी कि वे अपनी परेशानी पत्नी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते थे। वह फौरन कह देती, हमने तो 6 महीने झेल लिया, पर आपकी बहन तो जरा सी भी उकता गई। दूसरे दिन उन्होंने माया को दफ्तर में फोन लगाया। जानते थे उस समय सुरेश भी घर पर नहीं होंगे। उनके उल्हानों के उत्तर में माया ने कहा, भाई साहब, आप कुछ मेरी मजबूरी का भी तो अंदाजा लगाइए। वे तो 8वें दिन से जाने की रट लगाने लगे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें 15 दिन रोका, फिर तो वे अकेले ही चल पड़े। बोले, भोपाल कौन सा दूर है, यहाँ से बस में बिठा दो, वहाँ फोन कर दो, कोई न कोई उतार लेगा। मैंने बहुत मना किया, पर वह बिल्कुल जिद पर अड़ गए, तो उन्हें असली बात बतानी पड़ी। क्या? यह कि बच्चों की परीक्षा होने तक आपको यही रहना है। तब तो शायद तुमने यह भी बता दिया होगा कि मैंने तुमसे कहा था उन्हें ले जाओ। भाई साहब, ये तो मैं कभी नहीं बताती, पर उन्होंने खुद ही अंदाजा लगा लिया। उसके बाद तो वे पल भर भी यहाँ रुकने को राजी नहीं हुए। बोले, ईश्वर की कृपा से अभी मेरा घर सलामत है, मुझे वहीं पहुँचा दो।
फिर ये खुद जाकर छोड़कर आए थे, ज़रूरी व्यवस्थाएं भी कर आए थे। इसके बाद कहने को कुछ था ही नहीं। उन्होंने चुपचाप रिसीवर रख दिया और उस घड़ी को कोसते रहे जब उन्होंने बाबूजी को माया के साथ भेजा था। पूरे हफ्ते वे गुमसुम बने रहे। फिर एक शाम मालवा एक्सप्रेस में चल पड़े। मुंह अंधेरे मुरैना पहुंचे। वहीं से जो पहली बस मिली उसी से जोरा के लिए चल पड़े। उन्होंने सोचा था कि इतनी सुबह घर खुलवाने में दिक्कत हो गई। भूल गए थे कि गांव कस्बों में सुबह ज़रा जल्दी होती है। घर पहुंचकर देखा सामने वाले आंगन में चारपाई बिछी हुई है। बाबूजी की मित्र मंडली चर्चा में मशगूल है। उन्होंने जाते ही सबके पांव छुए, आशीर्वाद पाया। फिर वे सब के सब उठ खड़े हुए। पंडित जी, अब आप बेटे की खातिरदारी कीजिए, हम लोग चलते हैं। अरे आप लोग बैठे ना, मैं क्या कोई मेहमान हूँ? ये तो मेरा ही घर है, आप लोग इत्मीनान से बैठे। इस आग्रह में शिष्टाचार तो था ही, पर एक उद्देश्य यह भी था कि उतनी देर तक बाबूजी के सामने अकेले पड़ने से बचा रहेगा। पर बाबूजी के दोस्त रुके नहीं। उन्हें विदा करके बाप बेटे दोनों भीतर आए। बाबूजी ने कहा, तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं चाय चढ़ाता हूँ। बाथरूम का दरवाजा खुला तो चकित रह गए। बाबूजी, ये कमोड कब लगवाया? अभी अभी तो लगवाया। सोचा तुम लोग आते हो तो तुम्हें परेशानी होती होगी, मुझे भी बुढ़ापे में आरामदायक लगता है। उस पुराने घर में वह नया नकोर बाथरूम टाट में रेशम के पेबंद सा लग रहा था। फ्रेश होकर बाहर आए तो देखा चौके में एक छोटी सी मेज पर चाय लगी हुई थी, साथ में बिस्किट भी थे। ये मेज भी नहीं लग रही है। हाँ, अब पट्टे पर बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी माँ की याद आती है। वैसे भी पट्टे पर बैठकर खाने का मज़ा तो तभी था जब कोई पास बिठाकर बातें करे, गरम गरम फुलके उतारे, मनोहार के साथ परोसे। जब अपने से लेकर खाना है तो मेज ही ठीक है। प्रसाद जी समझ गए कि बाबूजी एक तरह से यही रहने का मन बना चुके हैं। वे पहले की अपेक्षा चुस्त दुरुस्त लग रहे थे। शायद माँ की आकस्मिक मृत्यु के दुख से वे उबर चुके थे। अपने मन की बात कहने के वे उपयुक्त शब्द खोज रहे थे। तभी किसना ने आकर उनके पैर छुए। कैसे हो किसना? बस बाबूजी की कृपा है, उसने गदगद भाव से कहा। बाबूजी की कृपा का बखान फिर कर लेना, पहले जाकर भैया के लिए कुछ नाश्ता लेकर आ, बाबूजी ने कहा और जेब से पैसे निकालकर उसे कुछ समझाने लगे। प्रसाद जी ने कहना चाहा, बाबूजी आजकल मैं ये सब नहीं खाता। उन्होंने खुद उठकर किसना को पैसे देने चाहे पर हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने अनुभव किया बाबूजी अपने पुराने फॉर्म में लौट आए। यह भी कि बाबूजी का घर है, यहाँ उनका आदेश चलता है। उन्होंने सोचा नाश्ता आने से पहले नहा लिया जाए। नहाने के बाद आंगन में बंधी रस्सी पर तौलिया फैलाते हुए उन्होंने देखा कि एक महिला उन्हें देखते ही लंबा घूंघट खींच लेती है। बाबूजी, आंगन में कौन है? किसना की बहू होगी। वे लोग अब यहीं रहने लगे हैं ना? यही मतलब पीछे गाय वाली कोठरी खाली कर दी है, उसे ठीक ठाक करके दे दी है। बहू भी गांव में पड़ी थी, उसे भी ले आया। वह मेरे लिए 2 रोटियां डाल देती है, चौका बासन झाड़ू बुहारी कर देती है। किसना मेरी धोती पीस देता है, सौदा सुलफ ला देता है। काम भी हो जाता है और साथ भी तुम लोगों को भी फिक्र नहीं होगी। बाबूजी अकेले पड़े हैं। लेकिन आपको यहाँ अकेले रहने कौन देगा? मैं तो आपको लेने आया हूँ। मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मेरी जब मर्जी होगी चला आऊँगा, पर जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं मुझे यहीं रहने दो। यहाँ मेरे सब दोस्त असबाब नाते रिश्तेदार आस पड़ोस है। दरवाजे पर भी खड़ा हो जाता हूँ तो 10 लोग जयराम जी की करके निकलते हैं। वहाँ तो समय काटते ही नहीं कटता, दिन भर छत के किस्से। तुम सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ। अब इस उम्र में मुझसे ज़्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं होता। बाबूजी की बात एकदम सही थी। उसका कोई तर्क संग उत्तर प्रसाद जी सोच रहे थे कि बाबूजी ने कहा, एक बात और है बेटा, तुम्हारी माँ तो अब रही नहीं, पर जब तक मैं हूँ तब तक तो लड़कियों का पीहर बना रहे। उनका भी मन होता है तो उनका एक घर तो होना चाहिए। क्या वे लोग मेरे घर नहीं आ सकती? उन्होंने कहना चाहा, पर अपनी बात का खोखलापन खुद ही उनकी जबान पर ताला लगा गया। उन्हें याद आया जब जब बहनों को बुलाना चाहा, घर में समस्याओं का एक अंबार खड़ा हो गया। बाबूजी अपनी रो में कहे जा रहे थे, माँ के पीछे बेचारी जब भी आई है खुद ही खटती रही है। अब ये किसना की बहू आ गई है तो थोड़ा हाथ पटा देगी, कुछ तो सहारा हो जाएगा। प्रसाद जी ने विषयांतर करते हुए कहा, बाबूजी अपने इस छोरे को जगह तो दे दी,
बाद में कहीं लफड़ा ना हो जाए। कैसा लफड़ा? बाद में अगर इसने जगह खाली करने से इनकार कर दिया तो? बाद में मतलब? प्रसाद जी शर्म में गड़ गए। अपनी व्यग्रता में उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे क्या कह रहे हैं। लेकिन बाबूजी ने इस बात को बड़ी सहजता से लिया। बोले, उसकी चिंता अभी क्यों करते हो? बाद में तो किसी को यहाँ रहना नहीं है, मकान तो बेचना ही है। जो भी खरीदेगा वही किसना से निपटेगा। अपनी शर्म से वे अब तक उभर भी नहीं पाए थे कि बाबूजी ने जैसे स्पष्ट ही उन्हें संकेत कर दिया। इसीलिए अपनी सफाई सी देते हुए प्रसाद जी बोले, बाबूजी, घर बेचने की बात तो मेरे मन में कभी उठी नहीं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटे। अभी मेरे रहते तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे लिए सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं है, मेरा मानसिक सबल है यह। पर मेरे पीछे तो इसे निकालना ही पड़ेगा। रखकर करोगे भी क्या? प्रस्ताव तो अभी से आ रहे हैं। भोपाल जाने से पहले तो इतनी अच्छी ऑफर आई थी कि क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से अपने को रोक पाया। ये तो कहो कि ईश्वर ने सद्बुद्धि दे दी, नहीं तो मेरी फजीयत ही थी। अंतिम बात कहते कहते बाबूजी का स्वर भर्रा गया। इतनी देर से प्रसाद जी के मन में जो बात खदक रही थी, उसे कहने का यही मौका था। उन्होंने बिना किसी भूमिका के कह डाली, बाबूजी, आप माया के यहाँ से जिद करके चले आए, ये अच्छा नहीं किया। जानते हैं, मैंने अब तक ये बात आपकी बहू को नहीं बताई। वह तो यही सोचेगी ना कि माया अपने बाबूजी को महीना भर भी नहीं रख सकी। ये तुमने बहुत अच्छा किया, बहन को कटघरे में खड़ा होने से बचा लिया। अब तुमने बात उठाई है तो मुझे भी तो कुछ कहना है। उस लड़की को इस प्रपंच में क्यों डाला? वह तो चलो, बात तुम दोनों भाई बहनों के बीच में रह गई, पर कल को अगर जमाई बाबू को मुझसे परेशानी होती, वे मुझसे ऊब जाते, माया से कहते, तो सोचो क्या होता। मुझे तो कहीं मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलती। ऐसी नौबत आने से पहले वहां से चल देना अक्लमंदी थी, इसीलिए चला आया। पर आप यहाँ क्यों आ गए? सीधे भोपाल आ जाना था ना? प्रसाद जी ने कहना चाहा, पर उनकी आवाज गले में फंस कर रह गई। बाबूजी जैसे उसकी बात समझ गए। फिर बाबूजी ने उसकी बात समझते हुए पीठ थपथपाकर सांत्वना के स्वर में बोले, रात भर की जगह हो, थोड़ा आराम कर लो। मैं एक चक्कर बाजार का लगा कर आता हूँ। कौन सी तरकारी खाओगे? मालती जोशी जी की इस कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।